नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजीत। देश के करोड़ों श्रद्धालु हर साल चारधाम यात्रा पर जाते हैं। पैदल मार्ग के अलावा हवाई मार्ग केदारनाथ पहुंचने का रास्ता है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या हवाई मार्ग से चारधाम यात्रा दिन ब दिन जोखिम भरी होती जा रही है? क्या हवाई यात्रियों की सुरक्षा हेलीकॉप्टर कंपनियों के मुनाफे के आगे भुलाई जा रही है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बीते 30 दिन में चारधाम यात्रा मार्ग पर 4 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं और यह हादसे न सिर्फ केदारनाथ बल्कि बद्रीनाथ और गंगोत्री के रास्तों पर भी हुए हैं। सबसे ताजा हादसा शनिवार को हुआ दोपहर करीब 1 बजे रुद्रप्रयाग के बदासू में, जब 5 तीर्थयात्रियों को केदारनाथ ले जा रहे हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर सिरसी हेलीपैड से उड़ा था और उड़ते ही उसमें तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद पायलट ने विमान को जैसे तैसे करीब ही सड़क पर उतारने की कोशिश की। इस कोशिश में विमान को बीच सड़क पर ही उतारना पड़ा, लेकिन इस दौरान हेलीकॉप्टर की टेल एक गाड़ी के ऊपर अटक गई। उतरने के बाद कुछ देर तक हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियां तेजी के साथ घूमती रहीं और हेलीकॉप्टर में जबरदस्त कंपन होता रहा। इसी दौरान हेलीकॉप्टर की टेल जो गाड़ी के ऊपर अटकी हुई थी वो टूट गई। कुछ देर में हेलीकॉप्टर के रोटर घूमने बंद हुए तो यात्रियों की जान में जान आई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी को चोट नहीं लगी। एक निजी कंपनी केस्ट्रल एविएशन का AW119 हेलीकॉप्टर था। इस बारे में उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से एक बयान आया है और इस बयान में कहा गया है कि सिरसी से यात्रियों को लेकर उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर को एहतियातन हेलीपैड की बजाय सड़क पर लैंडिंग करनी पड़ी। साथ ही कहा गया कि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। डीजीसीए को जानकारी दे दी गई है। बाकी सेवाएं तय कार्यक्रम के मुताबिक चल रही हैं। डीजीसीए के मुताबिक हेलीपैड से टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट को कलेक्टिव कंट्रोल में कुछ खामी का शक हुआ। ऐसे में पायलट ने हेलीपैड के करीबी एक कंट्रोल फोर्स लैंडिंग की। सभी यात्री सुरक्षित हैं। पायलट को कमर में दर्द के कारण अस्पताल में ले जाया गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। चारधाम यात्रा मार्ग पर पिछले महीने मई में भी 3 हादसे हुए हैं। जैसे 17 मई को सुबह 11:30 बजे केदारनाथ इलाके में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई, जब हेलीपैड पर उतरते वक्त वो काबू से बाहर हो गया। हेलीपैड के करीब मैदान में गिर गया, उसकी टेल जमीन से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक सांस की तकलीफ से गुजर रही एक महिला मरीज को ले जाने के लिए एम्स ऋषिकेश की ओर से संजीवनी एयर एम्बुलेंस भेजी गई थी। यह हेलीकॉप्टर जैसे ही केदारनाथ हेलीपैड के करीब पहुंचा तो लैंडिंग से ठीक पहले पायलट ने उस पर काबू खो दिया। हेलीकॉप्टर तेजी के साथ घूमने लगा। जैसे तैसे खुले मैदान में वो लैंड हुआ, लेकिन इस इमरजेंसी लैंडिंग में विमान की टेल रोलर टूट गई। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। विमान में मौजूद पायलट, एक डॉक्टर और एक नर्सिंग स्टाफ बाल बाल बच गए। इसके अलावा दूसरे हादसे की बात करते हैं और सही है हरे राम जी। इसके अलावा बात करते हैं 12 मई को हुए हादसे की। 12 मई को बद्रीनाथ हेलीपैड के करीब एक हादसा होते होते बाल बाल बचा। तब हेलीकॉप्टर का एक ब्लेड एक गाड़ी से टकरा गया था। इससे पहले चारधाम यात्रा के 8 मई को गंगोत्री धाम जा रहा एक हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी के गंगरानी इलाके में क्रैश हुआ था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 5 महिलाएं थीं और एक पायलट था। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। हेलीकॉप्टर भागीरथी नदी के ऊपर क्रैश हुआ। चारधाम यात्रा रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाओं से जुड़े हादसों को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की निगरानी के लिए सख्त गाइडलाइंस बनेंगी। हमारे एविएशन सेक्रेटरी को हमने समीक्षा बैठक करने के लिए कहा है और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तत्काल इसकी एक गाइडलाइन बनाकर
सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन ये सुनिश्चित करवाया जाए। सभी यात्री सुरक्षित हैं और सबकी सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 23 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है। 23 लाख तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और इस पर यात्रा बहुत ऐतिहासिक होगी। अभी तो 1 माह 7 दिन हुए हैं, 23 लाख आंकड़ा हो गया है, अभी पूरी यात्रा है। सवाल यह कि अभी तक की गाइडलाइंस पर क्या गंभीरता से अमल नहीं हो रहा है, इसलिए चारधाम यात्रा रूट पर हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर सवाल उठते रहे। केदारनाथ रूट की बात करें तो सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर इसी रास्ते पर उड़ रहे हैं। केदारनाथ जाने के लिए 3 सेक्टर में 5 अलग अलग हेलीपैड से 9 निजी हेलीपैड बनाए गए हैं। तो 3 सेक्टर्स में 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। 9 हेलीकॉप्टर कंपनियां यहां काम करती हैं, वो यहां पर उड़ान भरती हैं। 1 घंटे में 6 हेलीकॉप्टर वहां पर उड़ते हैं। अब तक के जो आंकड़े हैं, 6 कंपनियां ऑपरेट करती हैं, यानी 6 हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं। दिन में करीब 250 उड़ानें होती हैं। पूरे दिन में तकरीबन 250 उड़ानें होती हैं। इस तरह एक कंपनी 20 से 30 उड़ान भरती है, यानी जो एक कंपनी है अलग अलग, वो एक कंपनी 20 से 30 उड़ान भरती है। केदारनाथ की घाटी दिन भर हेलीकॉप्टरों की आवाज से गूंजती रहती है। इससे पर्यावरण और स्थानीय वन्यजीवों पर होने वाले असर की बात तो होती ही नहीं, जबकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। फिलहाल हम हेलीकॉप्टरों से जुड़े हादसों की बात कर रहे हैं। दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान कई तरह के दबाव एक साथ काम कर रहे हैं। पहला दबाव यह है कि यात्रियों की भारी संख्या का होना। जो दबाव है उनमें से पहला दबाव तो यही है कि यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है केदारनाथ रूट पर, और इसीलिए हेलीकॉप्टर उड़ान बहुत ज्यादा भरते हैं। दूसरा यह है कि अनिश्चित मौसम का दबाव, यानी मौसम कभी भी वहां पर बदल जाता है, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में मौसम बहुत अनिश्चित होता है। और तीसरा दबाव कंपनियों का है अधिक मुनाफा कमाने के लिए यात्रियों की जान से खिलवाड़ करना, क्योंकि पैसा ज्यादा मिलता है तो वो उड़ान ज्यादा भरते हैं, और इसीलिए ये खिलवाड़ कभी कभी मुश्किलों भरा हो जाता है। इन्हीं दबावों को थोड़ा और विस्तार से आइए समझते हैं। दरअसल चारधाम हवाई मार्ग हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है। इनमें केदारनाथ का रास्ता तो सबसे जोखिम भरा है, जहां 12 से 14 हजार फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर को एक सक्रिय घाटी से होकर गुजरना पड़ता है, जहां मौसम पता चलता है कि कभी भी बिगड़ गया है। यहां मौसम का कोई ठिकाना ही नहीं होता, बर्फबारी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, ये हालात हैं ये, क्योंकि मौसम लगातार वहां पर बदलता रहता है। हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए दिन में सुबह से दोपहर तक करीब 8-9 घंटे ही मिलते हैं। सुबह से दोपहर तक ये उड़ान भर सकती है, क्योंकि शाम होने के बाद उड़ान बंद हो जाती है, इसलिए 8-9 घंटे का ही वक्त मिलता है और उसी में उड़ान भरते हैं, क्योंकि दोपहर बाद हवाएं तेज हो जाती हैं और अधिकतम यात्रियों को ले जाने का इसी समय में दबाव होता है। लिहाजा इतनी ही देर में हर एविएशन कंपनी अधिक से अधिक यात्रियों को ले जाने की कोशिश करती है, और यही कई बार सुरक्षा के साथ समझौता होने की आशंका रहती है। हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान तापमान, नमी, हवाओं की रफ्तार और यात्रियों का वजन काफी अहम पहलू इसमें रहता है, काफी मायने रखता है। यात्रा मार्ग पर जहां भी हेलीकॉप्टरों के लिए हेलीपैड बने हैं, वो सभी टेबल टॉप हेलीपैड होते हैं। छोटे और टेबल टॉप हेलीपैड बनाए जाते हैं, जिनमें जगह बहुत ज्यादा नहीं होती, 1 या 2 हेलीकॉप्टर ही एक बार में आ सकते हैं। और इसमें दूसरी अहम बात है कि अधिकतर सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर होते हैं। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। एविएशन कंपनियों को डबल इंजन हेलीकॉप्टर महंगे पड़ते हैं, इसलिए वो नहीं लेती। और दूसरा ये कि अधिकतर हेलीकॉप्टरों में एक ही पायलट होते हैं, जबकि 2 होना चाहिए। ये भी मुनाफे के लिए ही होता है। अगर हम और सुरक्षा की बात करें तो इसमें आप ये देखेंगे कि जरा सी चूक भारी पड़ सकती है, क्योंकि एक ही हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भरता रहता है। और ये कहा जा रहा है कि जरा सी जो सतर्कता है वो बहुत जरूरी है। सतर्कता बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि जरा सी लापरवाही बहुत मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सावधानी बहुत जरूरी है। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर हेलीकॉप्टर और पायलट एयरफोर्स के पूर्व पीआरओ ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता। संदीप मेहता साहब, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। सवाल यह है कि चारधाम रूट पर इतने हादसों के पीछे क्या वजह हो सकती है सर? देखिए, जहां तक हेलीकॉप्टर हादसों का सवाल है, इनमें ऐसा नहीं होता। हर 2 हादसा अलग वजह से होता है। नॉर्मली एक वजह से अनेक हादसे होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं मानता हूं।
तो हमें हर एक के लिए अलग से तहकीकात करके यह जानना होगा कि हादसे की वजह क्या है। जी। परंतु आपने सही प्रश्न रेज किया है कि ये बहुत ही चिंताजनक मसला है, क्योंकि यहाँ पे यात्री आते हैं, पूरे देश से आते हैं और बहुत भारी मात्रा में आते हैं। जी। और सबका उद्देश्य होता है कि वो अपनी चारधाम यात्रा करके वापस लौटें, और सेफ्टी जो है वो पैरामाउंट होता है। जी। तो ये एक घोर चिंता का विषय है। जी। और खासकर जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो मार्च अप्रैल का महीना होता है और एकदम से गर्मी आती है और उसके बाद मानसून आती है, और ये इलाका पहाड़ी इलाका है, यहाँ वैलीज हैं, ऊंचे पर्वत हैं, हाई ऑल्टीट्यूड भी इन्वॉल्व है। कभी कभी मौसम खराब होता है तो स्नोफॉल और रेन के बहुत चांसेस होते हैं। वेदर बिल्डअप, लोकल बहुत से लोकल फिनोमेना होते हैं जो वेदर को चेक करते हैं। तो कुल मिला के ये एक बड़ी चैलेंजिंग फ्लाइंग का इलाका है, खासकर हेलीकॉप्टर्स के लिए। जी। एक और तो सवाल है सर कि ये गंभीर विषय है, जी। क्योंकि सेफ्टी जो है किसी भी विषय हाल में हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। जी। एक और सवाल है सर कि सिंगल इंजन सिंगल पायलट हेलीकॉप्टर, वो भी इतने मुश्किल रूट पर, ऊपर से टेबल टॉप हेलीपैड है, ये सब कितना खतरनाक हो सकता है सर? देखिए, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वहां ऊंचाइयां 10,000 फुट के ऊपर हैं, और लैंडिंग की जो लोकेशंस हैं वो भी कम हैं। जैसे हम जानते हैं कि जहां से यात्रा शुरू होती वहां पे 10-11 अलग लोकेशंस हैं जहां से हेली यात्रा शुरू होती है चारधाम यात्रा की। क्योंकि वहां पे हम प्लेन्स की बात नहीं कर रहे हैं, जी। पहाड़ों में आपको लिमिटेड फ्लैट पैच मिलेंगे जहां पे आप हेलीपैड बना सकते। तो ये अपने आप में एक चैलेंज पोज करता है। सिमिलरली जैसे आपने बताया कि टेबल टॉप हेलीपैड है, जी। टेबल टॉप हेलीपैड फ्लाइंग के लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जमीन दूर होती है और आपको रेट ऑफ क्लोजर जो है, जो लास्ट में जब हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए आता है तो उसको अपना रेट ऑफ क्लोजर अप्रिशिएट करने के लिए धरती दिखती रहनी चाहिए, कुछ चीजों का आभास होना चाहिए उसको, जो पास हो रही है किस रेट से वो नजदीक जा रहा है। तो टेबल टॉप में वो आभास नहीं मिलता है पायलट को। तो इन सब वजह से फ्लाइंग डेफिनेटली चैलेंजिंग है। जी। वेदर को मैंने ऑलरेडी टच किया है कि वेदर फिनोमेना यहाँ पे बहुत फास्ट बदलता है और काफी गंभीर रूप ले लेता है। और वैली है तो जगह कम होती है हेलीकॉप्टर को निकलने के लिए। नैरो वैली के अंदर वहीं हेलीकॉप्टर जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। हालांकि ये सब बहुत नियंत्रित वातावरण में होती है, क्योंकि हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हम एसओपी कहते हैं, वो लेड आउट होती है। बहुत कड़े जो हैं रूल्स रेगुलेशंस हैं जो डीजीसीए द्वारा वो हैं, और जो जो स्टेट का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है वो भी अपनी गाइडलाइंस देता है। इन सब तो मैं नहीं मानता कि ये हादसों की वजह वायलेशन ऑफ एसओपी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो सकता है, पर हमें इसे और नजदीक और गंभीरता से देखना पड़ेगा, जी। क्योंकि मेरे हिसाब से एक एक्सीडेंट भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सिविल यात्री जा रहे हैं। ये कोई आपदा के रिलीफ का ऑपरेशन नहीं चल रहा है, ये जी। बड़ा रेगुलेटेड एक्टिविटी है। तो सेफ्टी हमेशा पैरामाउंट लेकर चलना चाहिए। जी। तो जो भी हादसा होता है या एक्सीडेंट होता है या इंसिडेंट होता है, जी। उसको गंभीरता से लेकर और उसका ऐसा सुचारू रूप से उसका ऐसा हमें वो हल निकालना है कि आगे चलकर कोई हादसा ना हो। लेकिन सर, हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस को लेकर के भी सवाल है कि क्या जिस तरह का मेंटेनेंस होना चाहिए वो हो पा रहा है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि रेगुलेटेड एक्टिविटी है, लेकिन क्योंकि अलग अलग ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं, अलग अलग प्रकार की मशीन्स हैं, अलग अलग मेक्स की मशीन्स हैं, और हर एक ऑपरेटर की अपना तरीका होता है मेंटेन करने का। तो ऐसा समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट होता है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। ठीक है ना, चाहे वो कोई नया कारण उत्पन्न हो या कहीं वायलेशन हो। तो मैं समझता हूं कि मेंटेनेंस को भी हमें बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि इन इलाकों में जब हेलीकॉप्टर फ्लाइंग करता है तो एरर ऑफ मार्जिन बहुत कम है पायलट के पास। उसको इंजन का रिस्पॉन्स, उसको अपने पावर का थ्रॉटल का रिस्पॉन्स, उसको कंट्रोल्स का रिस्पॉन्स, हर चीज बिल्कुल सही मात्रा में सही टाइम पे मिलनी चाहिए। अगर इसमें कुछ भी आगे पीछे होता है तो ये कोई प्लेन इलाका नहीं है, ये बड़ी बड़ी वैलीज हैं, माउंटेन टेरेन है,
तो यहाँ पे वो एक गंभीर रूप धारण कर सकता है। जी। तो मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को भी बहुत ही गंभीरता से लेते हैं ऑपरेटर्स, पर और भी उन पे स्क्रूटिनी होनी चाहिए और भी उन पे ऑडिट होने चाहिए, ताकि जरा भी स्कोप ना रह जाए कि मेंटेनेंस की वजह से पायलट्स को कोई चैलेंज फेस एक करना आखिरी पड़े। सवाल है सर, और ये सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनाफे के आगे यात्रियों की सुरक्षा से कंप्रोमाइज हो रहा है? देखिए, ये जो एक्टिविटी है ये एक्चुअली पिलग्रिम्स को ले जाने के लिए है, और बहुत पूरे जी। जिस जिस वॉल्यूम पे हो रही है, ये बहुत अधिक फ्लाइंग है, बहुत बहुत ज्यादा यात्री ले जाए जा रहे हैं। और ऐसे में, और क्योंकि आप जानते हैं कोई भी फ्लाइंग एक्टिविटी हो, चाहे वो फिक्स्ड विंग ऑपरेशंस हो, एयरलाइंस के ऑपरेशंस हो, ये सब बड़े हाई वैल्यू ऑपरेशंस होते हैं, और इनमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि उतना ही खर्चा भी ज्यादा है हेलीकॉप्टर्स को मेंटेन करना और ऑपरेट करने। जी। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट का सवाल तो आएगा इसमें, लेकिन उसकी वजह से उसका इफेक्ट सेफ्टी पे पड़ रहा है, इसे और बारीकी से देखना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ नजर आ रहा है, जैसे हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उड़ान स्कीम है, अब उसमें अश्योरेंस है ऑपरेटर्स के लिए कि अगर रूरल सेक्टर को कनेक्ट करने के टाइम अगर उन्हें पूरे उतना लोड नहीं मिल रहा है, यात्री नहीं मिल रहे हैं, तो उनकी खाली सीटों की भी भरपाई होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जी। ताकि वो सुविधा रूरल सेक्टर को मिलती रहे। जी। तो इसी प्रकार के इन सब में वो फैक्टर किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, टेंडरिंग होती है, अलग अलग ऑपरेटर्स आते हैं। हालांकि अगर आप लॉन्ग पीरियड पे देखेंगे तो वही जहाज होंगे, वही पायलट्स होंगे, बहुत कम बदलाव होता है, चाहे चाहे एक ऑपरेटर आए चाहे दूसरा ऑपरेटर आए, जी। और जहाज फिर वो लीज पे ले लेते हैं दूसरी कंपनी से। तो मैं समझता हूँ इन सबको भी बारीकी से देखा जाता है। तो मैं नहीं मानता कि एकदम से ऑब्वियस कोई प्रॉफिट की वजह से या सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पर इस यहाँ पे ऑपरेशंस के चैलेंजेस ऐसे हैं। पायलट के लिहाज से माना जाए तो आप मानिए कि जो अगस्त मुनि से टेक ऑफ कर रहा है, वो लगभग 30-32 डिग्री पे से टेक ऑफ किया है, और मात्र 10 मिनट के अंदर वो ऊपर पहुंच जाता है बद्रीनाथ केदारनाथ की हाइट्स पे, जहां पे टेम्परेचर लगभग शून्य के आसपास होता है, कई बार नीचे भी चले जाता है। जी। मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है, जैसे मैंने पहले बताया। अगर वहां पे बरसात होने लग गई या बर्फ आने लगी, तो उसमें उसमें ये होता है कि पायलट वहीं अंदर बैठा हुआ है, वेट कर रहा है वेदर को इंप्रूव होने का, फिर निकलेगा। जी। तो उनको भी काफी गंभीर परिस्थितियों से जूझना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस। तो फटीग, प्रॉफिट, मेंटेनेंस, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो जो सेफ्टी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट जरूर करते हैं। इनके चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और काफी रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इस पे और गंभीरता से विचार होना चाहिए, और बारीकी से इस पे पैनी नजर रखी जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप मेहता सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को विस्तार से समझाने के लिए। तो